गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप लोगों के फसल विज्ञान सब्जेक्ट का लेक्चर ले रहा हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को उर्वरक के बारे में समझाया था। चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है उर्वरक। ठीक, उर्वरक में हमने दो मुख्य उर्वरक पढ़ लिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक, जो तीसरा मुख्य उर्वरक है वो है पोटाश। पोटाश उर्वरक ऐसा उर्वरक है जो पौधों के शरीर में या पौधों में पोटाश की मात्रा को पूरा कर देता है। जो पोटाश उर्वरक जो जरूरत है वो क्या करता है? पोटाश उर्वरक पोषक तत्व पोटाश की मात्रा को पौधों में पहुंचाने का काम करता है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है पोटाश युक्त उर्वरक कौन कौन से हैं? दो लिखे हुए हैं। पहला है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम सल्फेट। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड। इसी को हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटाश। बेसिकली क्या है ये सफेद और लाल रंग के, खास करके सफेद लाल रंग के दाने होते हैं, जिन बिल्कुल बारीक बारीक दाने बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम खास करके जो महीन चूर्ण बनाते हैं खाद का और उसको पौधों को देने में उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 60% तक पोटाश उर्वरक में आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसमें पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में ये होता है। जब उर्वरक में देखें तो पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में आपका पोटाश इसमें अवेलेबल होता है, और इसका उपयोग हम कभी भी नाइट्रेट के साथ नहीं करते हैं। अगर हमने इसका अमोनियम नाइट्रेट के साथ, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ अगर इसका उपयोग किया तो ये अमोनिया बन के उड़ जाएगा, इसलिए इसके साथ उपयोग नहीं करते। इसको अलग से उपयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। अब इसी की बजाय दूसरा जो पोटेशियम सल्फेट है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट क्या है? ये घुलनशील सफेद दानेदार पदार्थ है और इसमें 52% तक पोटाश, 48 से लेकर 52% तक पोटाश होता है। इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनके उपयोग से पौधों पर क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि इनकी कमी से पौधों पर क्या प्रभाव होते हैं। अगर पोटाश की कमी पौधों में हो, उस मृदा में हो, तो पौधे में क्या क्या कमियां आ सकती हैं। सबसे पहला है पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो जाती हैं। पहला, जब पोटाश की कमी हमारे पौधों में होगी तो पत्तियां कैसे दिखाई देने लग जाएगी? या तो भूरे कलर में आ जाएगी या धब्बेदार। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। ठीक है, दूसरा तने कमजोर हो जाते हैं और पौधा गिर जाएगा। अगर क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, जैसे हम भोजन खाते हैं, जैसे पौधों हमें भोजन की आवश्यकता होती है, इसे पौधों को क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं मिला, जैसे हमको भोजन नहीं मिला, तो हम क्या होता है, खड़े भी नहीं रह पाते। ऐसे ही पौधों में भी तने कमजोर हो जाते हैं और वो खड़े नहीं रह पाते, गिर जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्लोरोफिल कम बनता है तो पत्तियां कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती है। पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा के कारण ही तो पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है। लेकिन अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो पत्तियां कैसी हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी। अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, मतलब रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाता है पौधा। जरा सी कुछ परेशानी, कुछ बीमारी हुई और पौधा बीमार हो जाता है या खत्म होने लगता है। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने का मतलब कि रोगों से लड़ने की ताकत पौधों की कम हो जाती है। ठीक है, तो पोटाश की मात्रा अगर कम हुई तो वो रोगों से भी ढंग से नहीं लड़ पाते। अगला पॉइंट देखिए, पत्तियों के सिरे और किनारे क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। अगर पत्तियों के, ये सामने दिखाई देने वाला एक कारण है कि अगर हमें पत्तियां झुलसी हुई दिखाई दे रही है किनारों पर, मतलब उसमें कौन से पदार्थ, कौन से पोषक तत्व की कमी है? पोटाश। ठीक, तो जब ये कमियां आएंगी तो हम पोटाश की मात्रा अगर पोषक तत्व के रूप में पौधों तक पहुंचा दें तो उसका क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, मतलब उसके क्या क्या प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव होता है पौधों का रंग हरा और गहरा हो जाता है। मतलब अगर आपने पोटाश की मात्रा उसे प्रोवाइड कर दी, पोटाश की मात्रा अगर सही मात्रा पौधों को दे दी गई तो वो फिर से हरे होने लगते हैं, उनके तने मजबूत हो जाते हैं
जाते हैं। अगला, फास्फोरस और नाइट्रोजन वाली खाद का प्रभाव बना रहता है, मतलब अगर आपने पोटाश का उपयोग नहीं किया तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के उर्वरक आप इस्तेमाल कर रहे हो या उनके तत्वों का प्रयोग कर रहे पौधे, वो भी ढंग से नहीं कर पाते। तो आपको पोटाश का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। अगर आपने पोटाश इस्तेमाल किया तो नाइट्रोजन और फास्फोरस वाली खाद की असर करने लगती है। अगला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। समझाया था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत, तो वो भी फास्फोरस की उपस्थिति से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला देखें, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होता है। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा और उस कार्बोहाइड्रेट को हम एक पत्तियों से पूरे पौधे में कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण भी किस चीज पर डिपेंड करता है? पोटाश की मात्रा। पोटाश की मात्रा अगर सही होगी तो कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण भी संभव हो जाएगा। अगला देखते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया तीव्र व सुचारू हो जाती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। याद रखिएगा, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो उस क्रिया को तीव्र या तेज करना या सुचारू करना, सही तरीके से लागू करना, सही तरीके से होना, इसके लिए आवश्यक है कि आप इसमें पोटाश की मात्रा उपलब्ध कराएं। और लास्ट, सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सबसे मेन चीज है कि अगर पोटाश की मात्रा नहीं होगी तो पौधा सूखे की समस्या को सहन नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आपने पोटाश का यूज किया है तो वो आसानी से सूखे को सहन करने की ताकत को बढ़ा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं आपका जो अगला टॉपिक है। 3 हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक और पोटाश उर्वरक। अब अगला जो है आपका वो है मिश्रित उर्वरक। ठीक, जैसा ही नाम है वैसा ही उसका काम होगा। क्या होगा? मिश्रित उर्वरक में 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को मिलाना। ठीक है, मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक जिनमें उर्वरकों की 2 या 2 से अधिक प्रकार के उर्वरकों की मात्रा को निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जाए तो कौन से कहलाएंगे? मिश्रित उर्वरक कहलाएंगे। आपकी बुक की डेफिनेशन पढ़ देता हूं। 2 या 2 से अधिक उर्वरक पदार्थों को आपस में मिलाने से जो मिश्रण तैयार होता है उसे मिश्रित उर्वरक या उर्वरक मिश्रण कहा जाता है। ये मिश्रित उर्वरक 2 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार का कैसे? कि अगर आपने उर्वरक की मात्रा 2 तरह के उर्वरक अगर मिलाए हैं, कैसे? 2, तो 1 या 2 उर्वरक को अगर आप मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं अपूर्ण मिश्रित उर्वरक। अपूर्ण मतलब अधूरे, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा पूरी नहीं है, इसलिए उसको अपूर्ण मिश्रित उर्वरक कहते हैं। इनकी जरूरत पड़ती है क्या? जी हाँ, जहां मृदा में 3 पोषक तत्व जरूरी होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इन तीनों में से कोई एक पहले से मौजूद हो। मृदा में एक तरह का उर्वरक पहले से अगर मौजूद है तो बाकी जो 2 बचे वो कहां से मिलेंगे? अपूर्ण मिश्रित उर्वरक से, क्योंकि उसमें हम सिर्फ 2 तरह के पदार्थ ही मिलाएंगे। लेकिन अगर किसी खाद में, उर्वरक में अगर उसको मिलाते वक्त तीनों प्रकार के पोषक तत्व उसमें मिला दी जाए, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटाश भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण मिश्रित उर्वरक। ठीक है, तो आपके बुक में 2 डेफिनेशन दे रखी है, अपूर्ण मिश्रित उर्वरक और पूर्ण मिश्रित उर्वरक। अब इसके बाद बात करते हैं मिश्रित उर्वरकों का वर्गीकरण। मिश्रित उर्वरकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो लिखा हुआ है, उर्वरकों में उपलब्ध पोषक तत्व की परसेंट मात्रा। परसेंट में उर्वरक की मात्रा, उर्वरक की मात्रा किस में दे रखी है? प्रतिशत में। उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रेड। क्या नाम दिया? ग्रेड। इसी से पता चलता है कि आपके उर्वरक में कितने प्रतिशत कौन सा उर्वरक पाया गया है। जैसे एग्जांपल दिया है 10.5 10:5:10, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा 10%, फास्फोरस की मात्रा 5% और पोटाश की मात्रा 10%। इस तरीके से हम
पूर्ण मिश्रित उर्वरक में से उसके ऊपर लिखे हुए परसेंटेज के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने प्रतिशत मिला हुआ है। इसके आधार पर, ग्रेड के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। निम्न ग्रेड के उर्वरक, फिर अगला है सामान्य ग्रेड के उर्वरक, ठीक है, और तीसरा है उच्च ग्रेड के उर्वरक। अब इनका अनुपात क्या होता है? अनुपात से मतलब इनमें कितने प्रतिशत आपके तत्व मौजूद है। तो जैसे सबसे पहला जो है निम्न ग्रेड के उर्वरक, इसमें 3:4:3 ये रेशो दिया होता है। इसका मतलब ये कि प्रतिशत मात्रा हमेशा कितनी होगी? 14 से कम होगी। मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में उर्वरकों को नहीं मिलाया जाता, ठीक है। ऐसी मिट्टी जिसमें ज्यादा उर्वरक की आवश्यकता ना हो, उसमें निम्न ग्रेड के उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिसमें 14 से कम प्रतिशत मात्रा वाले तत्व मिले होते हैं। अगला है सामान्य ग्रेड के उर्वरक, जिसे हम रेशो में लिखेंगे 4:6:6। इसमें 15 से 24% तक तत्व मौजूद होते हैं। जो पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है? 15 से 24%। और जो उच्च ग्रेड के उर्वरक होते हैं उनमें 11-11-11, मतलब कि टोटल 25 से लेकर 35% तक उर्वरक की प्रतिशत मात्रा मिली होती है। इसीलिए उन्हें उच्च ग्रेड के उर्वरक कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इनको आगे मिश्रित उर्वरक को कितने भागों में और बांटा गया है। तो इसके और भी नाम हैं, उन्हें ग्रेड के हिसाब से बांटा गया है। जैसे यूपी मिश्रण नंबर 1, यूपी मिश्रण नंबर 2, यूपी मिश्रण नंबर 3। तीनों में अनुपात अलग अलग है। पहले में 16:9:0, मतलब पोटाश की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरा यूपी मिश्रण नंबर 2 में भी 12:6:0, मतलब अनुपात में पोटाश की मात्रा नहीं है। तीसरा है यूपी मिश्रण नंबर 3, जिसमें 12:6:6, मतलब नाइट्रोजन 12% और बाकी दोनों 6% उर्वरक मात्रा में मिले होते हैं, ठीक। इसके अलावा इफ्को एनपीके ग्रेड 1 और इफ्को एनपीके ग्रेड 2, इनमें भी मात्रा 10%, 26% और 20%। इसमें इफ्को जो एनपीके 1 होता है, इफ्को, उसमें 10, 26, 20% होता है। जबकि इफ्को नंबर 2 जो है ग्रेड 2, उसमें 12, 32, 16। याद आ गया होगा शायद। आप जो खाद की थैली घर पे लाते हैं इफ्को की, उसमें 12, 32 और 16 यही तो लिखा होता है, ठीक है। बाकी तो आपने शायद देखे हो या नहीं देखे हो, लेकिन इसका तो जरूर ध्यान होगा कि उस पर क्या लिखा रहता है? 12, 32, 16। आप इसे इस्तेमाल कर चुके हैं, मतलब आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब बात करते हैं मिश्रित उर्वरक को बनाते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियों में सबसे पहली चीज कि जो भी उर्वरक हम मिला रहे हैं उन उर्वरकों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो सबसे पहला है, यदि मिश्रित उर्वरक को बनाने के तुरंत बाद मृदा में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो पोटेशियम उर्वरक को हमें नहीं मिलाना चाहिए। मतलब अगर आप उसे बनाकर खेत में इस्तेमाल करने वाले हो तो ही मिलाकर रखें, वरना उसे मिलाकर रखने की जरूरत नहीं है। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम देखिए, अमोनियम आयन युक्त उर्वरक को बेसिक स्लेग या चूने के साथ नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि उससे अमोनिया उड़ जाती है। अमोनियम आयन जो है उसको अगर मिलाया बेसिक स्लेग में या चूने में मिला जाए तो अमोनिया बन के उड़ जाएगा, इसलिए उसको उसके साथ नहीं मिलाते। अगला है जल में विलय और आर्द्रताग्राही उर्वरक, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN और यूरिया, इनको मिलाकर अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा देर तक रखा तो क्या लिक्विड फॉर्म में बदल जाएंगे और खराब हो जाएंगे। अगला है सुपर फास्फेट को नाइट्रेट एवं क्लोराइड उर्वरक के साथ नहीं मिलाते, वरना उसके बोरे या थैले को क्षति पहुंचाते हैं। अम्ल में बदल जाता है, रसायन पतला हो जाता है और वो थैले को नुकसान पहुंचाता है। अगला है सुपर फास्फेट तथा अमोनियम फास्फेट को चूने के साथ नहीं मिलाते हैं। उससे क्या होगा? फास्फोरस अघुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब फास्फोरस कड़क हो जाता है, घुलता नहीं है। फिर अगला है अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक रसायन है,
जी हाँ, जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो कैसा है, विस्फोट होने वाला रसायन है, इसलिए उसको हमें मिश्रित उर्वरक में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक, और सबसे लास्ट कि जो भी मिश्रित उर्वरक आप मिला रहे हैं उसे फर्श पर डंडे की सहायता से मिलाना चाहिए, एक साफ फर्श पर मिलाना चाहिए और डंडे की सहायता से, और साथ में रबर के दस्ताने पहनकर उसे मिलाना चाहिए। ठीक, ये सभी तो सावधानियां थी, जरूरी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिश्रित उर्वरक मिलाते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिश्रित उर्वरक के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है ज्ञात सूत्री मिश्रित उर्वरक और दूसरा अज्ञात सूत्री मिश्रित उर्वरक। ज्ञात सूत्री मिश्रित उर्वरक ऐसे उर्वरक हैं जिनके ऊपर मेंशन होता है, लिखा होता है कि उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन या पोटाश या कैल्शियम आपका मिला हुआ है। आपके जितने भी पोषक तत्व उसमें मिले हुए होते हैं वो अगर उसके ऊपर लिखे हुए हैं मतलब कि वो ज्ञात सूत्री उर्वरक है। जबकि अज्ञात सूत्री मिश्रित उर्वरक जिसमें किसान को कोई ज्ञान नहीं होता कि उसमें कितने प्रतिशत मात्रा में क्या मिला हुआ है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसे बनाने की विधियां दे रखी है, पहला घर पर बनाने की विधि और दूसरा कारखानों में बनाने की विधि। तो घर पर बनाने की विधि मैंने अभी समझाई कि हमें क्या होगा, निश्चित मात्रा में उर्वरक को लाकर हम रखते हैं। ये फायदेमंद क्यों है, क्योंकि हमें जिस वक्त उपयोग करनी हो उसी के पहले इसे मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए ये फायदेमंद होती है। तो इसको बनाने के लिए हम साफ फर्श पर डंडे की सहायता से रबर के दस्ताने पहनते हैं और इसे घोलकर मिलाया जाता है। जितने भी आपके उर्वरक है उन्हें लाकर अलग अलग निश्चित मात्रा में रख लिया जाता है और फिर उन्हें मिलाया जाता है। इसका एक फायदा तो क्या हो गया कि इसे हाथों हाथ फसल उगने के पहले बनाकर खेतों में डाला जाता है। दूसरा, किसान को इसके जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, वरना हम जो बाजार से लाते हैं हमें पता नहीं होता उसमें कितनी मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ हमें किसान को ये इसकी मात्राओं का ज्ञान होता है, ये दूसरा लाभ होता है। और हम जितने भी उर्वरक लेकर आ रहे हैं उसको स्थानीय मूल्य पर, मतलब हमारे आसपास जितने कीमत पर हमें मिल सकते हैं, कम कीमत पर हम उसे सस्ते में आसानी से उपयोग कर पाते हैं। जबकि कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में तैयार किया जाता है, इसमें अधिक मात्रा में इसको उपयोग करते हैं और अलग अलग मिश्रण को बनाते हैं। ठीक, मिश्रित उर्वरक के लाभ क्या क्या होंगे, समय बचता है, व्यय कम होता है और परिश्रम भी कम करना पड़ता है। इनको भंडारण करने या रखने की सुविधा हो जाती है, हम अलग अलग रखते हैं और फिर जब समय आता है मिलाकर खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। एक ही उर्वरक को उपयोग करने में मेहनत ज्यादा लगती है, जब मिश्रित उर्वरक उपयोग करेंगे तो सारे तत्व एक ही उर्वरक में हमें मिल जाते हैं। फिर अगला है, चूने की उचित मात्रा मिलाने से अम्लीयता कम हो जाती है। और ऐसे किसान जिन्हें उर्वरक का ज्यादा ज्ञान नहीं होता वे भी क्या करते हैं, मिश्रित उर्वरक का उपयोग कर लेते हैं। तो अलग अलग उर्वरक का उपयोग न करके एक साथ मिश्रित उर्वरक का उपयोग कर लिया तो उन्हें फायदा होता है। उन्हें नॉलेज ना होने के बावजूद भी उनकी निश्चित मात्रा उन्हें मिल जाती है। पर इसी की हानियां भी हैं, क्या क्या, जैसे पहला है, मृदा में केवल अगर एक ही पोषक तत्व की आवश्यकता हो और आप मिश्रित उर्वरक का उपयोग कर रहे हो तो बाकी उर्वरकों का नुकसान होता है। हम उसके लिए व्यय भी कर रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, ला भी रहे हैं और एक्स्ट्रा उर्वरक जो है जो जिसकी जरूरत ही नहीं है वो भूमि में वेस्ट हो जाता है। दूसरा है, मिश्रित उर्वरक के बारे में अगर अंकित संख्या पता नहीं चलती है, मिश्रित उर्वरक लेकर आते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता कि उसमें कितनी मात्रा में आपके उर्वरक मिले हुए हैं, तो उससे क्या होगा, हमें किन किन उर्वरकों का उपयोग करना है उसका ज्ञान नहीं हो पाता। अगला है, मिश्रित उर्वरक द्वारा इच्छित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। अगर एक ही प्रकार का पोषक तत्व आप उपयोग करेंगे तो जितनी मात्रा चाहिए होती उतनी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन मिश्रित उर्वरक में सभी की अलग अलग मात्रा होती है। और आखिरी है, अन्य उर्वरकों की अपेक्षा मिश्रित उर्वरक का इकाई मूल्य ज्यादा होता है। मतलब जब आप मिश्रित उर्वरक खरीदने जाएंगे तो किसी नॉर्मल उर्वरक को, एक सिंगल उर्वरक को, अकेले उर्वरक को खरीदने जाएंगे तो उसके लिए पैसा कम लगेगा। लेकिन अगर आप उसमें 2 या 3 उर्वरक मिले हुए हों जिसको हम मिश्रित उर्वरक बोलते हैं, अगर मिश्रित उर्वरक को खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट, उसकी जो कीमत है वो भी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिश्रित उर्वरकों को समझते हैं। अगले जो उर्वरक हैं, जटिल उर्वरक,
और जैविक उर्वरक इनको मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। थैंक यू क्लास।